नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र में भी जीत हार का आंकलन किया जा रहा है। राज्य में इस बार महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को झटका देते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। अनुभवी राजनेता शरद पवार जमीनी स्तर पर एनसीपी एसपी कार्यकर्ताओं का समर्थन बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। उनके नेतृत्व वाली एनसीपी ने प्रदेश में जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 8 पर जीत हासिल हुई। उनकी पार्टी ने चुनाव में 80% के स्ट्राइक रेट से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 में इसके उलट शरद पवार से अलग हो चुके उनके भतीजे और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का प्रदर्शन एक तरह से खराब रहा। एनसीपी ने जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से सिर्फ एक पर ही जीत हासिल की और 25% का स्ट्राइक रेट दर्ज किया। अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी केवल रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में विजय हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने अपने शिवसेना यूबीटी प्रतिद्वंदी अनंत गीते को हराया। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी एसपी ने ज्यादातर वो सीटें जीती है जो पश्चिमी महाराष्ट्र के तहत आती हैं। ये क्षेत्र शरद पवार का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। एनसीपी ने जिन 8 सीटों पर जीत दर्ज की है, उनमें बारामती भी शामिल है। और बता दें कि इस सीट पर शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया शुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच एक दिलचस्प लड़ाई देखी गई। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, जो कि 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में केवल 1 लोकसभा सीट जीती थी, इस बार शानदार वापसी की है। पार्टी ने जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 13 पर जीत हासिल की और करीब 75% का स्ट्राइक रेट दर्ज किया। उधर महाराष्ट्र में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने केवल 9 सीटें जीती, जबकि 31% स्ट्राइक रेट दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी की शिवसेना जो सहयोगी है, वो शिवसेना शिंदे गुट वाली 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि 7 सीट ही हासिल कर पाई, जिसका स्ट्राइक रेट 45% रहा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी शिवसेना गुट ने 41% स्ट्राइक रेट दर्ज किया है। 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से केवल 9 ही सीट हासिल कर पाए। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, रेजिडेंट एडिटर। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ महेश चौहान जी जुड़ गए हैं एनसीपी से, शरद पवार गुट से। बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीपी अजित पवार गुट से। आपका भी बहुत स्वागत है। राजीव, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ, किस तरह से इसे देखते हैं और जो स्ट्राइक रेट फिलहाल शरद पवार गुट का रहा, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि किस तरह से बहुत ज्यादा मंजे हुए खिलाड़ी है शरद पवार। गेम उनके पाले में नहीं थी, लेकिन फिर से किस तरह से पूरा खेल उन्होंने किस तरह से पलटा, ये वाकई राजनीति के धुरंधरों और माहिर खिलाड़ियों की एक पहचान होती है। राजीव, स्पष्ट है कि लगभग 84 साल का उम्र शरद पवार, और जिस तरीके से वो मैदान में उतरे, तो निश्चित तौर पर लोगों की अलग उम्मीद थी। लोगों का जो मनसा था, ये लोगों का मन में ये बात था कि शरद पवार शायद थक चुके हैं। 84 साल का उम्र है और अजित पवार जो कि युवा नेता हैं, तो उम्मीद है कि अजित पवार इस एनसीपी की बागडोर यानी एनसीपी की कमान अपने हाथ में जो ले चुके हैं, वो ज्यादा मुखर साबित होंगे और ज्यादा प्रखर साबित होंगे, क्योंकि एनसीपी 2 फाड़े में बढ़ चुकी है और युवाओं का जो साथ था वो शायद अजित पवार के साथ था। लेकिन एक बात ज्यादा भूलनी नहीं चाहिए कि जो शरद पवार हैं, वो एक तरह से उनको योद्धा की उपाधि दी गई है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से बरसात के दिनों में खड़े होकर उन्होंने भाषण किया था, तो वो एकमात्र एक जो विजुअल था, वो एक जो तस्वीर थी, वो पूरे माहौल को बदलती थी। वही हाल इस बार भी था। जो शरद पवार 84 साल की उम्र में जब चुनाव प्रचार के लिए ना कि अपने का
उम्मीदवारों के लिए निकले, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के लिए उन्होंने खुलकर प्रचार किया। अजित पवार केवल और केवल बारामती तक सीमित रहे। अजित पवार ज्यादा समय बारामती और रायगढ़ सुनील तटकरे के इलाके में बिताया। अजित पवार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को विजय हासिल दिलाए, लेकिन अजित पवार उसमें भी कामयाब ना रहे और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वहां से एक बार फिर बारामती से सांसद चुनी गई। अब कारण ये रहा कि आखिर अजित पवार क्यों दूसरी जगहों पर नहीं जा सके, अजित पवार के क्या कारण था। ये साफ था कि अजित पवार पर कई तरह के आरोप लगे हुए थे। बीजेपी नहीं चाहती थी कि उन इलाकों में भी जाए जहां उनके श्योर वोटर हैं और वहां भी एक कुछ अलग विधा समझ में आ जाए या अलग बात समझ में आ जाए, क्योंकि अजित पवार पर लगे हुए आरोपों को बार बार बीजेपी ने उछाला था और एक बार अब साथ में आए हैं तो उन पे कहीं चुप्पी साधने पर बीजेपी के लिए वो हक में फैसला न जाए, जनता उससे नाराज हो सकती है। शरद पवार ने इसका लाभ उठाया और एनसीपी के तौर पर, यानी एनसीपी के अपने शरद पवार गुट के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में प्रचार किया और यही रहा कि स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो 10 उनके सांसद खड़े हुए थे, 10 में से 8 सांसद जीत कर आए। दिलीप वलसे पाटिल भी जीत कर आ सकते थे शुरू से, क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए ज्यादा वो न क्षेत्र में निकल पाए। हालांकि वो भी एक तरह से कहा जा सकता था कि 9 सांसद उनके जीत कर आ सकते थे, लेकिन ये शरद पवार का ही एक तरह से कहा जा सकता है कि जो गणितज्ञ है, जो गणित उनका है वो बिल्कुल सटीक बैठा और लिहाजा अभी देखा जाए तो शरद पवार के रूप में जो एनसीपी का जो मुख्य अगर धारा कही जाए तो शरद पवार गुट को ही माना जा रहा है। यही हालत है कि आगे चलकर भी एनसीपी की मुख्य धारा के रूप में शरद पवार को गुट को ही माना जाएगा और शरद पवार को ऐसे भी महाराष्ट्र के धुरंधर राजनेताओं में शरद पवार को माना जाता है। आगे भी शरद पवार को लेकर जिस तरीके से जो अलग अलग समय पर जो विवाद उठ रहे हैं या अलग अलग समय पर जो बातें उठ रही हैं कि शरद पवार अब थक चुके, तो लोग ये समझ लें कि शरद पवार शायद ही नहीं थके हैं और शरद पवार पूरा इंडिया गठबंधन में एक अहम भूमिका भी निभाएंगे। जैसे ही रिजल्ट आया उस समय उन्होंने नीतीश कुमार और बाकी ममता बनर्जी से भी संपर्क साधा था। हालांकि अब ये गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, यह वक्त बताएगा। हालांकि लेकिन एनडीए की जीत में शरद पवार की जो भूमिका रही है, इंडिया के जीत में जो माफ करेंगे इंडिया गठबंधन की जीत में जो शरद पवार की भूमिका रही है वो एक अहम मानी जाती है। और महाराष्ट्र में तो एक बार साबित हो ही चुका है कि शरद पवार एनसीपी की कमान अपने हाथ में जब लेते हैं तो एनसीपी किस तरीके से बढ़ती है वो स्पष्ट है। भले ही एनसीपी का चुनाव चिन्ह जो है वो अजित पवार के पास है, लेकिन अब ये भी होगा कि जो वोट प्रतिशतता आगे बढ़ गई है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और फैसले आएंगे और क्योंकि सशर्त जो चुनाव चिन्ह अजित पवार को दिया गया था उसमें भी फेरबदल हो सकता है। ठीक है मुखलेश जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। मुखलेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां और जो आंकड़े बता रहे हैं लोकसभा चुनाव के, कि 4 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा जिसमें से महज 1 सीट ही जीतने में कामयाब हुए। आपका स्ट्राइक रेट रहा 25%। अब ऐसे में क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी राजीव जी कर रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये पूछूंगी आपसे कि क्या अब एनसीपी को अगर देखा जाएगा मुख्य धारा में तो क्या शरद पवार ही उसे आगे बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं? अजीत पवार का गेम ओवर समझे क्या? उस गुट का गेम ओवर समझे क्या? मुखलेश जी। बिल्कुल नहीं, ये तो अभी देखिए हार हुई है और जीत भी होता है खेल में, मतलब कोई जीतता है तो कोई हारता है। तो जनता ने तय किया है, जनता जो भी उनके। और दूसरा एक बात ऐसा नेहा जी ऐसा है कि ये अजीत पवार का जो है कई तरफ से कई एंगल से कई अजीत पवार साहब के कार्यकर्ता अजीत पवार साहब के साथ नहीं है, ये भी गलत है। सभी लोग साथ है। हार गया हार जीत तो होते रहता है। अब देश के अंदर इतने बड़े मोदी जी ने भी कहा था 400 पार आपके बार, सारे लोग मोदी जी के नाम से चुनाव लड़े, हम भी मोदी जी के सहयोग में है, लेकिन कोशिश तो बहुत किया हम लोगों ने। हार जीत होती हो गया है। तो कोशिशों में कमी कहाँ रह गई मुखलेश जी? कहाँ कमी रह गई आपको लगता है? कहाँ है कि कहाँ कुछ कमियां रही? बताना चाहूंगा, जो हमने भाजपा के जो लोग कार्यकर्ता थे उन लोगों पे भरोसा किया था और शिंदे साहब के जो अभी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं हिसाब से अगर आप देखोगे, आप अगर उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मैडम सुनीता जी को वो भी उनकी मदद हमें नहीं मिला है।
उनका वोट भी जो है कार्यकर्ता का हमें नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमसे धोखा, कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों ने ही धोखा दिया है। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से किनका वोट नहीं मिला? बीजेपी वालों का वोट आपको नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी वाले का सहयोग हर जगह मिला है, लेकिन अजीत पवार साहब के वहाँ पर जिस हिसाब से कैलकुलेशन और मैडम ने हारी है, जो वोट सुप्रिया ताई को बढ़ चढ़ के मिला है, उस हिसाब से अंदाजे से हमें बीजेपी के लोगों का भी वोट नहीं मिला है। और शिंदे साहब की भी जो लोग काम कर रहे थे वो उस हिसाब से अब लग रहा है कि गलती कर दी थी क्या जाकर, ऐसा लग रहा है आपको? जी मैम, अब आपको लग रहा है कि ये जो बीच में पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, या जो एनसीपी दो फाड़ में बट गई, या अजीत पवार वहां पर चले गए, डिप्टी सीएम बन गए, ये सब लग रहा है कि गलती कर दी थी, वो जो कदम उठाया गया वो गलती? हमें बड़े लीडर का जो है, देखिए देवेंद्र जी का साथ मिला है, शिंदे साहब भी लगातार, अजीत दादा, पवार साहब और सब एक दूसरे के टच में थे। जो लोकल कार्यकर्ता है, जो लोकल लोग हैं, उन लोगों का जो मन जो है वो हमारे अजीत पवार साहब की जो मिसिस लड़ी है उनके तरफ नहीं था, और उन लोगों ने मदद नहीं किया, ऐसा मेरा आरोप है। और ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलने के लिए मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। यही कैलकुलेशन के अंदर आ रहा है कि उनका वोट हमें मिला नहीं है। अगर मिलता तो कितने वोटों से? जी राजीव जी, पूछना चाहिए। और नेहा मुखलेश जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि रायगढ़ की जो सीट है, एक सेकंड आ रही हूँ, राजीव जी कुछ कह रहे हैं। रायगढ़ की जो सीट है जहां से सुनील तटकरे जीते हैं, वहां से अनंत गीते उनके अपोजिशन में थे। जब अनंत गीते अपोजिशन में हैं, जो उन्होंने सेकंड लीड पे था, अनंत गीते बराबर जब भी जीते हैं, शिवसेना का वोट और बीजेपी का वोट मिला है तभी जीते हैं। इस बार बीजेपी का वोट उन्हें नहीं मिला, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट का मिला, लिहाजा वो सेकंड पोजीशन पे है। तो इस पे क्या माना जाए? क्या सुनील तटकरे जी को बीजेपी का वोट नहीं मिला? ऐसा है ना सर, ऐसा है कि अजीत पवार देश का लीडर है, महाराष्ट्र का लीडर है। उन्होंने जो भी किया है और डंके के चोट में किया है, और अपना बल पर करता है, कार्यकर्ताओं के बल पे वो हमेशा चुनाव लड़ा है। रही बात उनको साथ नहीं दिया है, मैं अपने कलेजे पे हाथ रख के बोल सकता, दिल पे, वो बड़ा नेता है, सीएम बनने की रेस में था। लोगों ने कई बार बैनर लगा दिया कि अजीत पवार सब सीएम बनने वाला है। इससे कहीं ना कहीं अपने जो दोस्त यार है वो घबरा गए थे कि इनको कैसे भी करके गिराओ और इनकी वाइफ का सीट कम से कम उनको माइनस में लाके दिखा दो कि हम बड़े लीडर हैं। हमारे घरों में से, हमारे लोगों में से, हमारा जो हम जो साथ में मिलकर काम कर रहा है, महायुति के अंदर ही कुछ लोगों ने किया है, मेरा सीधे आरोप है। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया हो, लेकिन दिल नहीं मिले कार्यकर्ताओं के भी, नेताओं के भी। शायद यही वजह है कि आप लोगों को वोट नहीं मिल पाया लोगों का। ठीक है, मैं विधायक जो है अजीत पवार के साथ है, आज बैठक हो रही बम्बई में, अजीत पवार के साथ सारे विधायक वहाँ उपस्थित है। कोई विधायक रोहित पवार साहब ने कहा कि हमारे टच में है, पवार साहब के टच में, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से मुखलेश जी से भी बात की जा रही थी, लेकिन उससे पहले अब सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि बिखर चुकी शरद गुट और एनसीपी को क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक संजीवनी मिली है, जिससे कि और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि एक नई जान इस पार्टी में आई है? नेहा जी नमस्कार। नमस्कार सर। राजीव रंजन जी ने आपको बहुत सारी चीजें बताई। शरद पवार साहब को ये जो यश मिला है वो किस चीजों की वजह से मिला है। उसके अलावा मैं कुछ कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये हमने सोचना चाहिए कि शरद पवार साहब का 60 साल से भी ज्यादा अनुभव रहा है। उनकी महाराष्ट्र में और देश में एक प्रतिमा रही है। उन्होंने जो काम किए हैं वो सभी लोग जानते हैं। उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री के नाते, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाते और बाकी भी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, वो लोगों को पता है। महाराष्ट्र की जनता उन्हें बहुत चाहती है। और आप कभी भी देखिए, कौन से भी इलेक्शन रहने दो या कुछ भी रहने दो, जब राजनीति की बात आती है तो सबसे पहला नाम शरद पवार साहब का लिया जाता है। तो ये जो जनता के मन में उनकी प्रतिमा है वो सबसे उठकर सबसे बड़े नंबर पर वो पहले आती है। दूसरी बात ये है कि शरद पवार साहब को सीधा अजीत पवार साहब ने चैलेंज किया। वो अजीत पवार साहब अगर उनके जो 9 लोग थे उनको लेकर और बाकी के जो 40 विधायक थे उनको लेकर अगर वो जाकर अपनी खुद की पार्टी स्थापित करते और फिर चुनाव लड़ते तो शायद उनको थोड़ी ज्यादा उम्मीदें थी यश प्राप्त करने की। लेकिन ये ऐसे न करते हुए उन्होंने शरद पवार की पार्टी और चिन्ह चुराने की कोशिश की। ऐसा एक मैसेज जनता में गया, वो जनता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जनता को पूरा मालूम था
कि 1999 में 1999 में ये पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो वो शरद पवार साहब ने की थी। और वो पार्टी को आज इस स्तर पर जिसने लाया था वो शरद पवार साहब थे। और पहले दिन से हम लोग ये कह रहे थे कि भले ही अजित पवार साहब के साथ सब नेतागण गए होंगे और विधायक गए होंगे, लेकिन काडर जो है और जनता है वो हमारे साथ में ही रही है। पहले दिन से हमें ये पता था, क्योंकि पहले दिन से और इसके पहले भी हम जनता में जाते थे तो हमें सब ये फीडबैक जनता से आता था। तो पहले दिन से हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि हमें बहुत अच्छा यश प्राप्त होगा। आप देखिए, अगर आपने राजीव रंजन ने भी कहा, आपने भी कहा, स्ट्राइक रेट की जो बात हो रही है 10 में से 8 चुनकर आए और सतारा की एक सीट भी बहुत कम वोटों से हमारे हाथ से निकल गई। और उसके पीछे भी एक कारण है, मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको। हमें जो चिन्ह मिला है वो है कि तुरा बजाता हुआ शख्स, लेकिन और एक चिन्ह दिया गया इंडिपेंडेंट को, सिर्फ तुरा। तो लोग उसमें थोड़े कंफ्यूज हो गए। आप सोचिए, इंडिपेंडेंट्स जो हमारे सामने खड़े रहे उनको 4 लाख से ज्यादा मत मिले तुरा की वजह से, वो चिन्ह के वजह से। अगर वो चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाता तो मेरे ख्याल से 10 के 10 सीटों पर हम आ जाते चुनकर। तो इतना कॉन्फिडेंट था और इसका फायदा हमें आगे भी होगा। अभी जो विधानसभा के इलेक्शन आएंगे। जी ठीक है राजीव जी, ये जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे हैं, क्या वाकई यही मैसेज गया जनता में कि देखिए चुनाव चिन्ह हमारा चुराया, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, और इससे ये भी साफ हो गया है कि देखिए जिसने पार्टी बनाई, जिसने पार्टी में मेहनत की, शरद पवार, दरअसल कैडर पूरा उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, जनता उनके साथ ही जुड़ी हुई है और एनसीपी के जो मेन कार्यकर्ता है उनका जुड़ाव शरद पवार के साथ ही है। ये स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए कि आपको एक सीट का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सतारा के। सतारा का जो सीट है जहां उदयनराजे खड़े हुए थे, तो वो बार बार वो शरद पवार के साथ नजदीकी देखे जाते थे, कई बार उनकी तस्वीरें हैं। इस बार वो बीजेपी के साथ खड़े थे। लोगों के मन में था कि क्या अभी, और जो वहां एनसीपी के कैंडिडेट थे उन्हें अलग, क्योंकि सिंबल ही अलग था, तो उनको लगा था कि क्या ये सीट साथ में है। अभी लोगों के मन में वो जो सिंबल था जो शरद पवार को दिया गया था, वो लोगों के मन में अभी पूरी तरह से पैठ नहीं कर पाया था। लिहाजा वो सीट उदयनराजे को मिला महज 32,000 वोटों से। अगर ये देखा जाए तो ये 32,000 कोई बड़ा फासला नहीं है। उन सीटों पे शरद पवार की जीत हो सकती है। इसी तरह से 2 सीट और, एक सीट और भी है जिसका भी मैं जिक्र कर रहा हूं, तो वहां भी लोगों के मन में ये जरूर कंफ्यूजन था कि ये एनसीपी की मतलब लोग समझते थे कि वही घड़ी निशान। हालांकि अब कहा जा सकता है कि वो घड़ी रुकी हुई है, अजित पवार के जब खेमे में आई है तो 10:10 पर ही रुकी हुई है। लेकिन लोगों के मन में ये बात जरूर था कि शरद पवार ही एनसीपी के कैडर हैं और एनसीपी की मतलब ही शरद पवार है। लोगों ने ये बात भी जाहिर की, अगर 10 सीटें पर लड़ते हैं, 10 सीटों में से 8 उन पर विजय हासिल होती है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लोगों के मन में विश्वास जो एनसीपी का है वो शरद पवार के खेमे में है। अभी जो जीत हासिल हुई है, जीत के बाद जो अलग अलग लोग निश्चित तौर पर शरद पवार को बधाइयां दे रहे हैं, उसमें जो गुलदस्ते भी आए हैं, कई गुलदस्ते आए हैं अजित पवार के नेताओं के खेमे से भी आए हैं। हालांकि उसका जिक्र नहीं सामने किया गया है, क्योंकि अगर क्रॉस द पार्टी अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ इस तरह से बातें हो सकती हैं। लेकिन लोगों के मन में अभी भी विश्वास यही है कि शरद पवार अगर एनसीपी के साथ हैं तो एनसीपी, शरद पवार के एनसीपी के जितने कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ हैं। ठीक है राजीव, एक छोटा सा सवाल और मेरा, राजीव जी एक छोटा सा सवाल मेरा, ये अब क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बेहतरीन और बहुत ही बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, ये बताइए कि अजीत पवार का इन लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक करियर या राजनीतिक भविष्य किस तरह का आप देखते हैं, और क्या उसके बाद एक ये भी चांस हो सकता है कि बैक टू पवेलियन हो जाए अजीत पवार? लोकसभा चुनाव से हमें सीखने को मिला है कौन दोस्त कौन दुश्मन। मैं मुखलेश जी आती हूँ, 1 मिनट राजीव जी जवाब देते हैं, उसके बाद देखिए सवाल अगर नेहा मुझसे पूछ रहे तो मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि अजित पवार के लिए अब दुविधा की स्थिति हो जाएगी कि क्या वो एनडीए में रह पाएंगे या नहीं। क्योंकि कारण यही है कि बार बार अगर देखा जाए प्रचार से कई ऐसे क्षेत्रों से जहां बीजेपी का प्रमुखता थी वहां उन्हें दूर रखा गया। कारण यही रहा कि आज अजित पवार पर जिस तरह के अलग अलग आरोप लगे थे, जिस पर बीजेपी ने खुलकर विरोध किया था, तो
तो वो जरूर लोगों के दिमाग में है और अजित पवार के मन में भी ये बात जरूर गई होगी। एनडीए की बैठक के दौरान अजित पवार नाराज थे, हालांकि प्रफुल्ल पटेल और बाकी लोग जरूर गए थे, लेकिन अजित पवार वहां से नदारद थे। तो कहीं इस बात को लेकर, क्योंकि आप भी देखिए जो तस्वीरें आई हैं, जो एनडीए की जो बैठक के लोगों की तस्वीरें आई हैं, उसमें प्रफुल्ल पटेल हैं और जरूर ये सुनील तटकरे हैं, अजित पवार वहां नदारद हैं। कोई भी ऐसा छवि नहीं है जिसपे कोई उंगली उठा सके उसमें एनडीए की बैठक में, एनडीए बैठक की जो तस्वीरें आए हैं, अजित पवार वहां से। तो ये बार बार बीजेपी किनारा करने चाहेगी। अब ये भी बात है कि अगर अजित पवार ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान, अगर आने वाले विधानसभा चुनाव ज्यादा सीटों की मांग की, तो कहीं बीजेपी उनसे किनारा भी कर सकती है। ये भी अंदेशे निकल सकते हैं, क्योंकि क्षति जो हुई है बीजेपी को ज्यादा हुई है। ठीक है। अब मुखलेश जी, आगे का रास्ता क्या होगा? क्या सीख आपने ली लोकसभा चुनावों से? रास्ता यही होगा, जनता हमारे साथ है, अजित पवार साहब के साथ है और अजित पवार के तकदीर का फैसला नहीं, जनता कहाँ साथ है? जनता ने तो 4 में से 1 सीट जिताई है, 25% आपका स्ट्राइक रेट है। जनता कहाँ साथ है सर? मुखलेश जी, जनता कहाँ साथ है आपके? देखिए, हार जीत तो होते रहता है। अभी इस तरह की बातें ऐसा है, जनता कहाँ हमारे साथ नहीं है। अगर नहीं होता तो हम डिप्टी सीएम कैसे बन जाते? जनता के साथ होने से थोड़ी आप डिप्टी सीएम बन गए। सीएम कैसे बनते थे? अजित पवार कहीं बिटा नहीं है, अजित पवार बोलबाला है, अजित पवार के सब कार्यकर्ता है। हम इससे बेहतरीन फील्डिंग करेंगे सब कार्यकर्ता एक विधानसभा के अंदर आने वाले समय में, और उसके अंदर हम जो है चुन के हमारी सीट ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे। आज चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से शरद पवार ने ये साबित कर दिया कि अनुभव भी एक बहुत बड़ी चीज है और अनुभव से बहुत कुछ जीता जा सकता है। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।